दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पॉटलाइट में कम लेकिन पावर के बीच में ज्यादा नजर आते हैं। वो खुद हेडलाइंस नहीं बनते लेकिन उनके आसपास पावरफुल लोग मिलते हैं। ऐसा ही एक नाम था जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ। उनके फादर न्यूयॉर्क सिटी में पार्क डिपार्टमेंट में माली का काम करते थे और मदर एक स्कूल एड थी। एप्स्टीन एक ब्राइट स्टूडेंट माना जाता था, स्पेशली मैथमेटिक्स में। उन्होंने कॉलेज कंप्लीट नहीं की लेकिन फिर भी 1970 में मैनहट्टन के डाल्टन स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर की जॉब ले ली। ये जॉब उन्हें कैसे मिली, लोग अक्सर इस पर काफी सवाल उठाते थे क्योंकि उनके पास फॉर्मल टीचिंग क्वालिफिकेशन भी नहीं थी। डाल्टन स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते उनका एक्सपोजर वेल्दी फैमिलीज से होने लगा। यहीं से उनका कॉन्टेक्ट हाई नेटवर्थ सर्किल से बना। थोड़े समय बाद उन्होंने टीचिंग छोड़ दी और फाइनेंस सेक्टर में एंट्री की। उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक बियर स्टर्न्स में काम किया, जहां उन्होंने वेल्दी क्लाइंट्स के साथ डील करना और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को समझना शुरू किया। 80s तक एप्स्टीन ने अपनी खुद की एक फर्म शुरू कर दी जो रिपोर्टेडली अल्ट्रा रिच क्लाइंट्स के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टैक्स स्ट्रेटेजी पर काम करती थी। यहीं से मिस्ट्री शुरू होती है। एप्स्टीन अपने आप को फाइनेंशियल कंसल्टेंट और बिलियनियर प्रेजेंट करता था, लेकिन उसके क्लाइंट कौन थे और अर्निंग का एग्जैक्ट सोर्स क्या था ये पब्लिक में कभी भी फुली ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। फिर भी 90s तक उसकी लाइफस्टाइल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई थी। मैनहट्टन में एक $multi-million टाउन हाउस, प्राइवेट जेट, कैरेबियन में एक प्राइवेट आइलैंड, एलाइट पार्टीज और ग्लोबल ट्रेवल। उसका सोशल सर्किल धीरे धीरे दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों तक पहुंच गया। पॉलिटिशियन, बिजनेस टाइकून, सेलिब्रिटीज, एकेडमिक्स। एप्स्टीन स्पॉटलाइट में कम आता था लेकिन पावरफुल लोगों के आसपास अक्सर नजर आता था। एप्स्टीन के घर में दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते थे लेकिन उन्हीं दीवारों के पीछे कुछ और भी हो रहा था। एक प्राइवेट मेंशन, हाई सिक्योरिटी गेट्स और अंदर साइलेंस। मार्च 2025 पाम बीच फ्लोरिडा में 14 साल की एक लड़की के पेरेंट्स पुलिस के पास आते हैं। उन्हें पता चला था कि उनकी बेटी एक अमीर आदमी के घर गई थी और उसे वहां से केस मिला था। उसके बाद पुलिस ने लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। स्टेटमेंट के मुताबिक उससे एक स्लाइटली ओल्डर गर्ल ने उसे अप्रोच किया था। उसे बताया गया था कि एक रिच आदमी है जो मसाज के लिए पैसे देता है, अराउंड $200। एड्रेस दिया गया है एक लग्जरी वाटरफ्रंट मेंशन। लड़की के स्टेटमेंट के मुताबिक उसे मेंशन के अंदर ले जाया गया और वहां उसकी मुलाकात होती है जेफरी एप्स्टीन से। उसने पुलिस को बताया कि सिचुएशन अनकंफर्टेबल और सेक्सुअल नेचर की हो गई थी। उसे केस दिया गया और एलिजेडली कहा गया कि अगर वो और भी लड़कियों को लाएगी तो उन्हें भी पेमेंट मिलेगा। पाम बीच पुलिस ने इस केस को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया और डिटेक्टिव जोसेफ रिकेरी को लीड इन्वेस्टिगेटर बनाया गया। पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने जब मल्टीपल टीनेज गर्ल्स का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया तब उन्हें क्लियर हो गया कि ये एक सिंगल कंप्लेंट का मैटर नहीं है। पैटर्न डिस्टर्बली कंसिस्टेंट था। रिकेरी ने अपनी टीम के साथ मिलकर केस को और अग्रेसिवली परस्यू करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जेफरी एप्स्टीन के पाम बीच मेंशन के लिए सर्च वारंट ऑब्टेन किया। ये एक लार्ज वाटरफ्रंट प्रॉपर्टी थी जहां एंट्री टाइटली कंट्रोल्ड होती है। सर्च के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स ने मसाज टेबल ऑब्जर्व किए जो एलिजेडली सेशंस के लिए यूज होती थी। केस पेमेंट रिलेटेड रिकॉर्ड्स देखे गए, फोन मैसेज पैड्स और कॉन्टेक्ट स्लिप कलेक्ट किए। बहुत सारी यंग फीमेल्स के नेम और नंबर्स डॉक्यूमेंट मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन मैसेज स्लिप पर कई टीनेज साउंडिंग नेम्स लिखे मिले। जैसे जैसे पुलिस ने कॉन्टेक्ट्स को रीच आउट किया और इंटरव्यू लिए तो विक्टिम्स की लिस्ट और बढ़ती गई। डिटेक्टिव रिकेरी ने कहा कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड रिक्रूटमेंट स्ट्रक्चर हो सकता है जहां एलिजेडली एक लड़की को दूसरी लड़की लाने के लिए कहा जाता है। पुलिस ने एक डिटेल्ड एफिडेविट प्रिपेयर किया जिसमें उन्होंने रिकमेंडेड चार्जेस लिस्ट किए। पाम बीच पुलिस ने स्टेट प्रोसिक्यूटर को रिकमेंड किया कि मल्टीपल फेलोनी काउंट्स, अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी विद माइनर्स, सोलिसिटेशन का मानना था कि विटनेसेस के स्टेटमेंट और कॉर्बोरेटिंग डिटेल्स स्ट्रॉन्ग केस बनाते हैं। लेकिन प्रोसिक्यूशन का डिसीजन पुलिस के हाथ में नहीं होता। यहीं से केस की डायरेक्शन बदलने लगी। यूएस अटॉर्नी ऑफिस ने केस को रिव्यू किया और उधर डिफेंस साइड में एप्स्टीन ने हाई प्रोफाइल लीगल टीम हायर की। लीगल निगोशिएशन शुरू हो गए। 2007 से 2008 के बीच डिस्कशन काफी इंटेंस रहे। डिफेंस लॉयर ने काफी अग्रेसिवली आर्ग्यू किया कि चार्जेस को लिमिट किया जाए। फाइनली 2008 में एक प्ली एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ। जेफरी एप्स्टीन ने स्टेट लेवल चार्जेस पर गिल्टी प्ली एक्सेप्ट किया। उन्होंने सोलिसिटेशन और प्रोस्टिट्यूशन रिलेटेड ऑफेंस एक्सेप्ट किए, लेकिन फेडरल लेवल पर नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट दिया गया। इसके तहत उन पर उस स्टेज पर फेडरल चार्जेस परस्यू नहीं किए गए। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें 13 महीने की जेल सेंटेंस मिली। उन्हें
ऑफेंडर के रूप में रजिस्टर करना पड़ा। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट था वर्क रिलीज प्रोविजन। एप्स्टेन को दिन में जेल से बाहर जाने की परमिशन दी गई थी। वो रिपोर्टेडली अपने ऑफिस में दिन में जा सकते थे और शाम को वापस जेल में आ सकते थे। ये प्रिविलेज नॉर्मली वायलेंट ऑफेंडर्स को नहीं मिलता। इस डील के बाद पब्लिक और एक्सपर्ट्स ने हेवीली क्रिटिसाइज किया। कई विक्टिम्स ने कहा कि उन्हें इस प्ली एग्रीमेंट के बारे में प्रॉपरली नोटिस नहीं दिया गया था। जेल कंप्लीट करने के बाद 2009 में एप्स्टीन रिलीज हो गया। वो मैनहट्टन और अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में वापस सेटल हो गया और लीगल केस वहीं क्लोज हो गया। लेकिन क्रिटिक्स का मानना था कि स्केल और एलिगेशन के कंपैरिजन में पनिशमेंट डिस्प्रोपोर्शनेट थी। पाम बीच इन्वेस्टिगेशन ने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था, लेकिन प्ली डील ने इस पैटर्न को कोर्ट तक पहुंचने से रोक दिया था। पब्लिक लेवल पर केस धीरे धीरे हेडलाइन से फेड हो गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट्स और विक्टिम टेस्टिमनी रिकॉर्ड्स में रह गया था। और यही रिकॉर्ड्स 2019 में फिर से स्पॉटलाइट में आने वाले थे। यहाँ तक तुम्हें लग रहा होगा कि वो ये सब अकेले कैसे कर रहा था। ऑब्वियसली वो ये सब अकेले नहीं कर रहा था, उसका साथ दे रही थी गिजलिन मैक्सवेल। गिजलिन मैक्सवेल ब्रिटेन के मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। उनका अपब्रिंगिंग एक एलाइट एनवायरनमेंट में हुआ था। 1991 में उनके पिताजी की डेथ के बाद गिजलिन न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई। इस पीरियड के दौरान उनकी मुलाकात जेफरी एप्स्टीन से होती है। धीरे धीरे दोनों इंस्पिरेबल हो गए। पब्लिक इवेंट्स, प्राइवेट डिनर्स, मैक्सवेल अक्सर एप्स्टीन के साथ नजर आती थी। लेकिन 2005 की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस इंटरव्यूज में एलिगेशन सामने आए कि मैक्सवेल एलिजेडली रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व थी। कुछ विक्टिम्स ने कहा कि उन्हें पहले मैक्सवेल ने अप्रोच किया, या उनका इंट्रोडक्शन मैक्सवेल के थ्रू हुआ, या मैक्सवेल एलिजेडली उन सेशंस के दौरान मौजूद होती थी। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर रिक्रूटमेंट स्ट्रक्चर्ड था तो एक ट्रस्टेड फीमेल इंटरमीडिएट का रोल इस सिस्टम में समुद्र बना सकती थी। पुलिस एफिडेविट्स में मैक्सवेल का नाम मेंशन किया गया, लेकिन 2008 के एग्रीमेंट के दौरान उन पर स्टेट लेवल के चार्जेस परस्यू नहीं किए गए। इसका मतलब ये नहीं था कि उन पर लगे एलिगेशंस खत्म हो गए, सिर्फ इतना था कि उस स्टेज पर लीगल एक्शन लिमिटेड रहा। मैक्सवेल का सोशल बैकग्राउंड एप्स्टीन के लिए बहुत ही वैल्यूएबल था। वो एलाइट लोगों के साथ कंफर्टेबल थी, हाई प्रोफाइल गैदरिंग ऑर्गेनाइज करती थी, इंटरनेशनल कनेक्शंस रखती थी। उसकी प्रेजेंस एप्स्टीन को एक सोशली एक्सेप्टेबल इमेज देती थी। पब्लिक इवेंट्स में वो एक सोफिस्टिकेटेड सोशलाइट थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड में उनका नाम एलिजेड रिक्रूटमेंट और फैसिलिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन हुआ। ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट थी। कोर्ट ने बाद में 2021 में मैक्सवेल को माइनर सेक्स ट्रैफिकिंग से रिलेटेड चार्जेस में गिल्टी पाया गया। इससे ऑफिशियली ये स्टेब्लिश हो गया कि रिक्रूटमेंट नेटवर्क एग्जिस्ट करता था और इसे एप्स्टीन अकेले ऑपरेट नहीं कर रहा था। हम वापस एप्स्टीन पर आते हैं। जब केस इतना ठंडा पड़ गया था तो आखिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि उसे अरेस्ट किया गया। 2008 की प्ली डील के बाद लग रहा था कि जेफरी एप्स्टीन का चैप्टर लीगली क्लोज हो चुका है। कई सालों तक केस हेडलाइंस से गायब रहा, लेकिन 2018 में एक न्यूज़पेपर ने इस साइलेंस को तोड़ दिया। वो न्यूज़पेपर था मियामी हेराल्ड और इन्वेस्टिगेशन लीड कर रही थी एक जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन। नवंबर 2018 में मियामी हेराल्ड ने एक मल्टी पार्ट इन्वेस्टिगेटिव सीरीज पब्लिश की, जिसका टाइटल था परवर्जन ऑफ जस्टिस। जूली के ब्राउन ने कई सालों तक कोर्ट रिकॉर्ड्स एग्जामिन किए, विक्टिम्स से कांटेक्ट किया, पुलिस एफिडेविट को रिव्यू किया, डील डॉक्यूमेंट्स एनालाइज किए। उन्होंने एक बेसिक सा सवाल उठाया, 2008 में इतनी डीप इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी एप्स्टीन को ऐसी डील क्यों मिली। जूली के ब्राउन ने कई विक्टिम्स को दोबारा इंटरव्यू किया। कई वुमेन्स ने बताया कि उन्हें प्ली डील के बारे में प्रॉपर्ली बताया नहीं गया था। उन्हें लगा कि फेडरल चार्जेस भी लगाए जाएंगे, लेकिन सडनली उन्हें पता चला कि केस को क्वाइटली क्लोज कर दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी हाईलाइट हुआ कि फेडरल नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट अनयूजुअल था। नॉर्मली इस लेवल के क्राइम में फेडरल अथॉरिटी सेपरेट एक्शन लेती है, लेकिन यहाँ एग्रीमेंट ने इफेक्टिवली फ्यूचर फेडरल चार्जेस को ब्लॉक कर दिया था उस वक्त के लिए। लेकिन जैसे ही सीरीज पब्लिश हुई, पब्लिक अटेंशन वापस आ गया। सोशल मीडिया पर आउटरेज बढ़ने लगा, लीगल एक्सपर्ट्स ने एग्रीमेंट को क्वेश्चंस करने लगे, पब्लिक प्रेशर बिल्ड होने लगा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अनाउंस किया कि वो प्ली डील प्रोसेस को रिव्यू करेंगे। 2019 की शुरुआत में एक फेडरल जज ने रूल किया कि 2008 के प्ली डील एग्रीमेंट ने क्राइम विक्टिम्स राइट्स एक्ट का वायलेशन किया गया था, क्योंकि विक्टिम को प्रॉपर नोटिस और कंसल्टेशन नहीं दिया गया था। और इसी मोमेंटम के साथ फेडरल प्रोसिक्यूशन ने केस को दोबारा री एग्जामिन करना शुरू किया। मियामी हेराल्ड की रिपोर्टिंग ने 3 मेजर चीजें की। पब्लिक को डिटेल में बताया कि 2008 की डील कैसे हुई थी, विक्टिम्स को नेशनल प्लेटफॉर्म दिया, फेडरल अथॉरिटीज पर प्रेशर क्रिएट किया। एक न्यूज़पेपर इन्वेस्टिगेशन ने वो कर दिखाया जो सालों तक लीगल सिस्टम नहीं कर पाया था। 2008 में जो फाइल क्लोज हो गई थी, वही फाइल 2018 में वापस खुल गई। 6 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क के टेटरबोरो एयरपोर्ट पर जेफरी
एप्स्टीन को फेडरल एजेंट द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार चार्जेज स्टेट लेवल पर नहीं थे। यूएस अटॉर्नी ऑफिस फॉर द साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क ने उन पर सीरियस फेडरल चार्जेज लगाए। ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स, कॉन्स्पिरेसी टू इंगेज इन सेक्स ट्रैफिकिंग। प्रोस्टिक्यूटर्स का एलिगेशन था कि 2002 से 2005 के बीच न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में माइनर्स को एक्सप्लॉइट किया गया। 8 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। प्रोस्टिक्यूटर्स ने आर्ग्यू किया कि एप्स्टीन के पास एनॉर्मस वेल्थ है, प्राइवेट जेट एक्सेस है, मल्टीपल इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज हैं और वो फ्लाइट रिस्क हो सकते हैं। एप्स्टीन ने रिपोर्टेडली एक $multi-million बेल पैकेज ऑफर किया जिसमें मैनहट्टन मैंसन को कोलेटरल रखने की बात की गई थी, लेकिन फेडरल जज ने बेल को डिनाई कर दिया। जज का मानना था कि चार्जेस सीरियस हैं, इसलिए उन्हें प्री ट्रायल डिटेंशन में भेज दिया गया। एप्स्टीन को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में रखा गया। ये एक हाई सिक्योरिटी फेडरल फैसिलिटी थी। 24 जुलाई 2019 को रिपोर्ट आई कि एप्स्टीन को उनके सेल में सेमी कॉन्शियस स्टेट में पाया गया। इस इंसिडेंट को पॉसिबल सुसाइड अटेम्प्ट के रूप में देखा गया, हालांकि सर्कमस्टांसेस क्लियर नहीं थे। इसके बाद उन्हें सुसाइड वॉच पर रखा गया। सुसाइड वॉच का मतलब रेगुलर मॉनिटरिंग, स्पेशल क्लोथिंग, फ्रीक्वेंट चेक्स। कुछ दिन बाद उन्हें सुसाइड वॉच से हटा दिया और स्पेशल हाउसिंग यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया। 10 अगस्त 2019 की सुबह एप्स्टीन को उसी के सेल में पाया गया। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद न्यूयॉर्क सिटी मेडिकल एग्जामिनर ने रूलिंग दी कि कॉज ऑफ डेथ सुसाइड बाय हैंगिंग। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जेल गार्ड ने 30 मिनट्स चेक प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट नहीं किए। 2 कैमरा मेल फंक्शन कर रहे थे और उस रात सेलमेट मौजूद नहीं था, लेकिन फेडरल रिव्यू ने ऑफिशियली कंक्लूजन को अपहोल्ड किया। एप्स्टीन की डेथ ने केस को और भी कंट्रोवर्शियल बना दिया, क्योंकि ट्रायल शुरू होने से पहले ही प्राइमरी अक्यूज्ड की डेथ हो चुकी थी। इसका मतलब कोर्ट में फुल टेस्टिमनी नहीं होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, नेटवर्क की डेथ लीगली टेस्ट नहीं होगी। बहुत लोगों ने स्पेकुलेशन किया, लेकिन ऑफिशियली रिकॉर्ड क्लियर रहा, सुसाइड रूलिंग। एप्स्टीन की डेथ के बाद क्रिमिनल केस उसके खिलाफ खत्म हो गया था, क्योंकि यूएस लॉ में अक्यूज्ड की के बाद प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू नहीं होती। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली बंद नहीं हुई थी। फोकस गिजलिन मैक्सवेल की तरफ शिफ्ट हो गया। 2020 में मैक्सवेल को अरेस्ट किया गया और 2021 में कन्विक्ट हुई। जेफरी एप्स्टीन डेथ 2019 में हो चुकी है। लीगल केस उसके खिलाफ ऑफिशियली क्लोज हो चुका है। फिर भी एप्स्टीन फाइल का नाम हर कुछ महीनों में हेडलाइंस में आ जाता है। आखिर क्यों? इसका पहला रीजन है डॉक्यूमेंट्स। कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान कई रिकॉर्ड्स पब्लिक हुए। डिपोजिशन, फ्लाइट लॉग्स, कॉन्टेक्ट लिस्ट, सील्ड टेस्टिमनीज, इन सभी ने पब्लिक क्यूरियोसिटी को और बढ़ाया। लोग ये समझना चाहते थे कि किन लोगों का नाम डॉक्यूमेंट्स में मेंशन हुआ, कौन विटनेसेस था, कौन सिर्फ सोशल कॉन्टेक्ट था, और क्या किसी पावरफुल फिगर पर कोई फॉर्मल चार्जेस लगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि डॉक्यूमेंट में नाम होना कोई क्राइम प्रूव नहीं होता, लेकिन जब किसी केस में किसी पावरफुल आदमी का नाम हो तो ट्रांसपेरेंसी की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। 2023 से 2024 के दौरान कुछ कोर्ट डॉक्यूमेंट्स अनसील्ड किए गए। मीडिया ने इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सटेंसिवली कवर किया। हर बार जब कोई टेस्टिमनी पब्लिक होती है तो मीडिया में स्पेकुलेशन वेव फिर शुरू हो जाती है। लोग मानते हैं कि अभी भी सारे फैक्ट सामने नहीं आए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी भी सील्ड हैं, ट्रायल कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, और यही अनकम्प्लीट कोर्ट रूम स्टोरी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखी हुई है। एप्स्टीन की डेथ का मतलब था कि प्राइम अक्यूज्ड कभी भी क्रॉस एग्जामिनेशन फेस नहीं करेगा, इसलिए कई सवाल लीगली अनआंसर्ड रह गए। एलिजेड नेटवर्क का फुल एक्सटेंट क्या था? क्या सभी इन्वॉल्व लोग इन्वेस्टिगेट हुए? ये सभी सवाल लीगली कंक्लूजन के बियॉन्ड पब्लिक में डिबेट का हिस्सा बन गए। 2021 में गिजलिन मैक्सवेल की कन्विक्शन ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि रिक्रूटमेंट और ट्रैफिकिंग नेटवर्क एग्जिस्ट करता था, लेकिन मैक्सवेल का ट्रायल भी एप्स्टीन के बिना हुआ। इसीलिए लोग कहते हैं पिक्चर का एक मेजर पीस मिसिंग है। जेफरी एप्स्टीन की कहानी शायद लीगली खत्म हो चुकी हो, लेकिन एप्स्टीन फाइल का चैप्टर पब्लिक डिबेट में अभी भी जिंदा है। जब तक और डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं तब तक हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि भारत के किन लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल में मौजूद हैं। तब तक सब्सक्राइब करके रखें और खुश रहें। बाय।